आग की लपटों से लाल हो गया। तो सभी पैनलिस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कोविशील्ड की 2 डोज का जो गैप है क्या वो घटेगा, और साथ ही एक सुझाव ये भी दिया गया है कि जो लोग संक्रमित हो चुके हैं उनको फिलहाल वैक्सीन की जरूरत नहीं है, यानी जिनको संक्रमण हो चुका है क्या वो वैक्सीन ना लें। इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर समीर भाटी मेंबर है वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के, डॉक्टर एसएन सिंह जो कि एचओडी है माइक्रोबायोलॉजी पटना मेडिकल कॉलेज के, डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा हमारे साथ इन्फेक्शियस डिजीजेज एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ है, डॉक्टर संजीव बगई चेयरमैन है नेफ्रन क्लिनिक के। डॉक्टर समीर भाटी मैं एक बार फिर आपके पास आ रही हूं। एक तो ये कहा जा रहा है कि कोविशील्ड की 2 डोज का जो गैप घटाया जाए, यानी अगर गैप घटाया जाता है, दूसरी डोज जल्दी पहले लगवा ली जाती है, तो सर क्या उससे कोई खतरा तो नहीं है? और दूसरी बात यह कि जो लोग संक्रमित हो चुके हैं, आपने कहा उनको वैक्सीन नहीं लगाई जानी चाहिए, इस सुझाव का स्वागत है, लेकिन अगर लगवा ली तो? क्योंकि कई लोग तो शायद ऐसे भी होंगे जिनको पता नहीं होगा, उन्होंने पहली डोज ले ली वैक्सीन की। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, खतरा किसी भी केस के अंदर नहीं है। जैसा हमने देखा कि जो कोविशील्ड की पहले जो है हमने जो टाइम कम रखा था, उसके अंदर स्टडीज़ में पाया गया है कि जो उसकी इफेक्टिवनेस देखी गई थी, जो उसकी एफिकेसी देखी गई थी, तो 50 से 60% देखी गई थी, और जब उसका गैप बढ़ाया गया, 12 से 16 हफ्ते किया गया, तो जो उसकी एफिकेसी थी, वो बढ़ गई। 81% के करीब देखी गई। ये वाला उसका कारण था। और जो गैप कम करने वाली बात आ रही है, वो स्पेसिफिकली सेलेक्टिव केसेस के लिए, जिसका अभी हमने जिक्र किया था कि जिनको विदेश यात्रा करनी है पढ़ाई रोजगार से संबंधित, उनके लिए वो गैप कम किया जा सकता है। और अगर जो अनडायग्नोस्ड रह गए हैं, जैसा कि आपने बताया कि जिनको पता ही नहीं, जिनको कोविड हुआ और इन्फेक्ट होकर रिकवर्ड हो गए और उन्होंने वैक्सीन लगा ली, तो उससे भी कोई उनको नुकसान नहीं है। डॉक्टर एसएन सिंह, क्या आपको लगता है खतरा है? क्योंकि मैं फिर वही कहूंगी, पिछली बार जब डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ जुड़े थे, वो ये कह रहे थे कि नेचुरल इम्यूनिटी जो डेवलप हुई है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे जो एसिम्टोमेटिक हैं उनको नहीं पता, और अब तो टेस्ट भी नहीं हो रहा है। हालांकि डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा कह रहे हैं कि टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल तो नहीं हो रहा है एंटीबॉडीज का। तो क्या खतरा है उन लोगों को? और ये जो डोज का गैप कम किया जा रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये सही है? नहीं, देखिए, डोज का जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन का अगर आप ग्राफ देखें, तो जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन जी और एम है, एम पहले आता है और पहले खत्म भी हो जाता है, और जी एंटीबॉडीज का ग्राफ जो है तो 2 महीने 3 महीने में पीक पर पहुंचता है। तो अगर हम 2-3 महीने में अगर हम वैक्सीनेट करें, एक इंग्लिश में कहावत है, स्ट्राइक व्हेन आयरन इज हॉट, तो जब एंटीबॉडी प्रोडक्शन जब पीक पर हो, उस समय अगर वैक्सीनेट करते हैं हम लोग, तो ज़्यादा उसका इफेक्ट होगा। यही वो ये आइडिया था जो कि कोविशील्ड का गैप बढ़ाया गया। कनाडा ने तो 4 महीने कर दिया, और ब्रिटेन में इसको 3 महीने के बाद कहा गया कि 12 हफ्ते के बाद, 3 महीने के बाद लगाओ, क्योंकि एंटीबॉडी प्रोडक्शन, वो जो एंटीबॉडी का लेवल है वो उस समय 2-3 महीने में पीक पर रहता है। अब 1 महीने में तो अभी बन ही रहा है। आप दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको अवेलेबिलिटी है वैक्सीन के तो आप दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा और बनने दें उसको। 2-3 महीने में जब पीक पर पहुंचेगा, तब आप अगर देंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा हमारे समझ जी। इसीलिए गैप बढ़ाना, गैप कम करने से कोई फायदा नहीं है। कोविशील्ड का स्पेशली 2-3 महीना ठीक ही है वो, तो 2 महीना करिए, 3 महीना अच्छी बात है वो, लेकिन 1 महीना करना वो हमारे समझ से कोविशील्ड में स्पेशली। कोवैक्सीन में हम लोग तो अभी 6 हफ्ते कर ही रहे हैं कि 4 हफ्ते करिए, लेकिन कोविशील्ड का गैप जो ब्रिटेन ने किया था कि भाई आपको वो 3 महीने के बाद करना है, वही रहना चाहिए। 2 महीने कर दीजिए, 2 महीने कर दीजिए, लेकिन 1 महीना करना उचित है। डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा, अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं? आपको लग रहा है गैप कम होना चाहिए? नहीं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अगर आप एक भी वैक्सीन लेते हैं तो भी आपका डेथ से प्रोटेक्शन नियरली 99% है, सीरियस इलनेस से प्रोटेक्शन 93% है, और कोविड से प्रोटेक्शन में भी 60% है, 70% है, 50% भी होगा एक डोज में। लेकिन आपका बहुत बीमारियों से और डेथ से तो प्रोटेक्शन है ही है। अब सेकंड डोज की जो बात आई, वो यूके में उन्होंने 8 से 12 हफ्ते में लगाया गलती से, और उसके अंदर ज्यादा प्रोटेक्शन आया, और डब्ल्यूएचओ ने उसको मान लिया। डब्ल्यूएचओ ने उसका ये बना दिया कि रूल कि आप 8 से 12 वीक के अंदर लो। भारत सरकार ने उसको 12 से 16 वीक किया। अब उसके लिए कोई आधार नहीं था, फिर भी
12 टू 16 वीक भी कोई नाजायज नहीं है, ठीक है। तो मेरा लोगों से कहना है कि आप एक वैक्सीन ले लिया, आपको प्रोटेक्शन चालू हो गया। अब दूसरा वैक्सीन आप 2 महीने 3 महीने बाद 4 महीने बाद लो, कभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, आपने थोड़े दिन नहीं लिया तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ आपका। तो ये जो लोग ऐसा माहौल खड़ा कर रहे हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, कोई आसमान गिर जाएगा, ऐसा कुछ ही नहीं होने वाला है। और दूसरी बात यह बताना है कि बचपन में आपको याद होगा चिकन पॉक्स होता था या मिजल्स होता था तो बोलते थे कि बहुत अच्छा है, एक बार हो गया बाद में नहीं होगा। हम ये नहीं चाहते कि आपको कोविड एक बार हो जाए, लेकिन आपको हो गया तो अच्छी बात है, आपको फिर से होगा नहीं, आप दूसरों को देंगे नहीं, आपको वैक्सीन को आप आगे ढकेल सकते हैं। तो अगर हम लोग वो काम करें और एक ड्रॉप जो ब्लड टेस्ट है, आप घर में बैठ के शुगर का टेस्ट कर रहे हैं, तो ये एक ड्रॉप का टेस्ट को क्या तकलीफ है? आपका जो वैक्सीनेशन सेंटर इतना बड़ा है सेंटर, वहां पे 2 टेबल लगा दीजिए और बताइए भाई आपको अगर इन्फेक्शन हुआ होगा ऐसा शंका है या कोई कभी बुखार आया होगा, आपके घर में किसको हुआ होगा, एक ड्रॉप में टेस्ट कर लो। उसके बावजूद भी कोई मरीज लेना चाहता है तो पेशेंट लेना चाहता है तो लेने दो वैक्सीन। लेकिन हम अपने आप लोग चले जाएंगे, क्योंकि हर एक इंसान अपनी खुद की भलाई चाहता है, वो चाहता है कि उसका वैक्सीन का। डॉक्टर ईश्वर, क्योंकि आपने एक ऐसा सवाल उठाया जो मुझे लगता है मेरे जहन में भी था कि अगर एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा, और अगर होगा तो उसके चांसेस कितने। सर उसको जल्दी से ले लेते हैं, उसके बाद हम फिर उसी डिस्कशन पे आएंगे कि ये जो गैप घट रहा है वो कितना सही है, और साथ ही ये भी कि जो सुझाव आया कि वैक्सीन अभी वो ना लें जो संक्रमित हो चुके हैं। डॉक्टर संजीव बगई, जल्दी से आप इस पर एक अपना रिएक्शन दीजिए। जिन लोगों को हो चुका है, क्या उनको अब नहीं होगा, ये सही है? और अगर होगा तो कितने चांसेस हैं सर? जो अभी तक जो देखा गया है, जो री इन्फेक्शन, जो कोविड का री इन्फेक्शन, वो अलग अलग वैक्सीन का अलग अलग डेटा है, और जो री इन्फेक्शन का जो रिस्क है लेस देन 5% है। और मेरा ये कहना है कि कोविड को प्रिवेंट करना है, ये नहीं है कि अगर आपको कोविड हो गया अच्छी बात है, नहीं, वो मैं नहीं मानता। कोविड को प्रिवेंट करना है, क्योंकि 10% एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स लॉन्ग कोविड निकलते हैं, और ये लॉन्ग कोविड में लॉन्ग टर्म ऑर्गन डैमेज और कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये नेक्स्ट पेंडेमिक होगा। लॉन्ग कोविड मेरे अंदाजे से नेक्स्ट मेजर पेंडेमिक होगा। अगर आप 5% भी ले ले, 10% नहीं, जो टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन को जो कोविड इन्फेक्ट हुआ है, ये ह्यूज डिजीज बर्डन है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको नेचुरल इन्फेक्शन हो गई है, अनफॉर्चुनेटली, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 6 मंथ्स वेट करना सेफ है। उसके बाद 2 वैक्सीन, और जो 2 वैक्सीन का गैप है, डेल्टा वेरिएंट को माइंड में रखते हुए ये गैप 8 वीक से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज जो हम कर रहे हैं, ये सेरोगेट न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टेस्ट हैं, ये खाली न्यूक्लियोटाइड टेस्ट कर रहे हैं, ये कॉम्प्रिहेंसिवली साइंटिफिक नहीं है, ये इसका करना बिल्कुल जरूरत नहीं है। डॉक्टर समीर भाटी जी, बिल्कुल जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि नहीं, डेफिनेटली अभी हम हमारी डिफरेंट तरह की अभी हम वैक्सीन ले रहे हैं। जैसे अभी फिलहाल हम 2 की बात करें, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, और सबसे ज्यादा कोविशील्ड हमारी जो है 21 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी है। तो कोवैक्सीन की अगर हम बात करें, उसके लिए अगर हम न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज टेस्ट करते हैं तो उसमें जो टाइटर वैल्यू है वो अलग आती है। तो पूरी तरह से डिपेंडेंसी हमारी एंटीबॉडी टेस्ट पे नहीं हो सकती। तो फिलहाल हमारा मेन टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हार्ड इम्यूनिटी की तरफ लेकर आना है। तो वही हमारा टारगेट रहना चाहिए कि वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ा के ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट करें। पर सर फिर वही तो बात समझ नहीं आ रही है कि अगर संक्रमित हो चुके हैं कितना वेट करें? एंटीबॉडीज क्योंकि सब में अलग अलग होती है, किसमें कितनी, मतलब कितना इंतजार किया जा सकता है, कब तक ये रहती है मोटे तौर पर अगर समझे तो? हाँ, मोटे तौर पे बस सिंपल सा ये समझना जरूरी है कि री इन्फेक्शन कम देखा गया है। तो जिनको ऑलरेडी हो चुका है उन लोगों को तो पता ही है, तो री इन्फेक्शन के केसेस हमने नहीं देखे। इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया की बात करें, दिल्ली की भी बात करें, जिनको जुलाई में हुआ था उनको सितंबर में नहीं हुआ, जिनको सितंबर में हुआ था उनको दिसंबर में नहीं हुआ, और बाकी सभी लोगों को हमने सेकेंड वेव जिस तरह से हमने मार्च में देखी उसमें वो लोग नहीं आए। तो ये समझ लेना मोटे तौर पे जरूरी है, 8-9 महीने तक रहती है नेचुरल एंटीबॉडी ज्यादातर सभी लोगों के अंदर। तो जिनको हो चुका है वो वेट कर सकते हैं, और फर्स्ट डोज जिनको लग चुकी है वो भी वेट कर सकते हैं। डॉक्टर एसएन सिंह, कितना वेट करना चाहिए? और कोविशील्ड के लिए जो गैप को कम करने की बात सामने आ रही है, आप क्या उसको आप ठीक मानते हैं? आपको लग रहा है? बहुत जल्दी से बताइए ताकि दर्शक बड़े आराम से समझें। बहुत सारे लोग हैं 1 डोज लगवा चुके हैं। हाँ, कोविशील्ड का गैप करना उचित नहीं होगा जी। तो ठीक ही है 3 महीने, और वो कोवैक्सीन में हम लोग तो 1.5 महीने में दे रहे हैं, 1 महीने में दे रहे हैं, वो भी ठीक है।
क्योंकि हम लोगों का अपना स्टडीज है, इंडियन स्टडीज है ICMR का, वो 1 से 1.5 महीने में इफेक्टिव है, और उनका स्टडी है अपने ऑक्सफोर्ड वालों का है कि भाई 3 महीने में ज्यादा इफेक्टिवनेस है। तो ये मेंटेन रखना चाहिए, हमारे समझ से मेंटेन रहना चाहिए ये कि, और वो दूसरी वैक्सीन आएंगी तो देखा जाएगा। जॉनसन एंड जॉनसन का तो सिंगल डोज वैक्सीन भी आ गया है, और कोविशील्ड का भी लोग कह रहे हैं कि भाई सिंगल डोज ले लीजिए तो कम से कम 6 महीना प्रोटेक्शन रहेगा ही। वही एंटीबॉडी बनती है तो 6 महीने तो रहेगी। इसलिए अभी चूंकि हमारे यहाँ वैक्सीन की किल्लत है, इसीलिए रैपिड स्क्रीनिंग करके दें हम लोग, तो पूरे हम लोग पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देंगे, क्योंकि 25-30% से 60-70% तो हो ही गया है। हर्ड इम्यूनिटी 75-80% जब हो जाएगा तो हो जाएगा। अभी वी आर रैपिडली हेडिंग टुवर्ड्स हर्ड इम्यूनिटी, और वी हैव ऑलमोस्ट अचीव्ड हर्ड इम्यूनिटी। अगर और ये मैं कहूँ तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बहुत कम ही फासला है हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम रैपिडली बढ़ रहे हैं। इसलिए जो लोग छूटे हैं उन्हीं को वैक्सीनेट करके हम लोग हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर लें, सब में एंटीबॉडीज हो जाएंगी, तो अपने आप इसका खात्मा हो जाएगा। जैसे स्पेनिश फ्लू का हुआ था, 2 साल 2 महीने में खात्मा हो गया था उसका। उस समय न कोई वैक्सीनेशन था, न कोई ट्रीटमेंट था, न कुछ था जी। वही हाल होगा हमारे कोरोना का भी, इसका भी खात्मा होगा। और जी वो बशर्ते हम इसको बस वो सेलेक्टिव इम्यूनाइजेशन, ये वैक्सीनेशन करें सेलेक्टिव, आप लेकिन जी टेस्ट करके कि किसमें एंटीबॉडीज है किसमें नहीं है। जी डॉक्टर ईश्वर, जो भी किट्स जो बनाई जाती हैं वो जैसे डेल्टा वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज वो बनेगी, उन्हीं के आधार पे रैपिड किट बनेगा। तो इसमें एंटीबॉडीज इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी डेल्टा वेरिएंट है, जो भी वेरिएंट है, तो उसके एंटीबॉडीज पर ही वो बेस्ड रहेगा रैपिड किट। जी डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा, यानी क्योंकि अभी जो लोग ये डिस्कशन देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा थर्ड वेव को लेकर एक संभावना जताई जा रही है, यानी जो लोग इन्फेक्शन जिनको हो चुका है उनको फिलहाल 10-5% लोगों को अगर छोड़ दें तो क्या फिलहाल उनको अब री इन्फेक्शन का खतरा, थर्ड वेव से कोई खतरा नहीं है, ऐसा क्या कहा जा सकता है? नहीं, बेसिकली जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ है उन लोगों को खतरा बहुत कम है। कोई भी वेरिएंट आएगा तो बहुत से लोग इन्फेक्ट नहीं होंगे, 2-5%, 4% लोग इन्फेक्ट होंगे। मतलब कोई भी वेरिएंट हो सर, कोई भी वेरिएंट, उसमें इतना कुछ फर्क नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि जो हमारे वैक्सीन है वो वैक्सीन वेरिएंट के खिलाफ भी काम करते हैं, ऐसा नहीं कि 100% काम करते हैं, लेकिन 99%, 95% काम करते हैं। और दूसरी चीज डॉक्टर बघेल साहब ने बताया, लॉन्ग कोविड एक अलग सब्जेक्ट है, आपके प्रोग्राम के लिए भी अलग सब्जेक्ट हो सकता है, इसका कोई अपने डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है। पिछली बार हमने उसी पर डिस्कस किया था, बराबर है। तो लॉन्ग कोविड वालों को वैक्सीन जल्दी लगाने से लॉन्ग कोविड नहीं होगा, ऐसा तो कोई स्टडी आया ही नहीं है। अब बात यह है कि जो हमको तीसरा वेव नहीं चाहिए, लोगों को बताना है अब है कोविड खतरनाक बीमारी, अगर आपको हुआ नहीं है तो कभी भी आ सकती है आपकी बारी। मास्क लगाने में और वैक्सीन लेने में हो पूरी भागीदारी, तो आप मास्क लगाते रहिए और जब आपका नंबर आता है वैक्सीन लीजिए। क्यों? और वैक्सीन वालों को जो भी ऑनर नहीं मिल रहा है, अगर वैक्सीनेशन जिसने पूरा 2 किया है वो ट्रैवल कर रहा है, उसको बोलते हैं आप RT-PCR करो। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि जो वैक्सीनेशन लिया है उनको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने के बाद RT-PCR की जरूरत नहीं है। RT-PCR से क्या हासिल कर लोगे आप? तो बहुत सारी चीज हमको करना बाकी है। और जो लोग को ऑलरेडी एंटीबॉडी है वो काम पे आ सकते हैं। सरकारी अफसरों में अभी तक 75% लोग, 80% लोग काम ही नहीं कर रहे, ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, एंटीबॉडी पॉजिटिव। आप काम किए ना, हमारे टैक्स पे आपका सैलरी चल रहा है, आप छुट्टी लेके घर पे बैठे हैं। तो हमें कुछ ना कुछ चीजों में तब्दीली लाना जरूरी है। सरकार को इस पे बहुत जगह डिस्कशन करना जरूरी है। RT-PCR के बारे में किसका करना, किसका नहीं करना, ट्रैवल के लिए रेस्ट्रिक्शन करना, जिन्होंने वैक्सीन लिया उनको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देना, जिन लोग को होके गया एंटीबॉडी पॉजिटिव उनको एंटीबॉडी पॉजिटिव सर्टिफिकेट देना, ताकि उनको RT-PCR बार-बार नहीं करना पड़े। तो ये चीज हमको देखना जरूरी है। ये जो सुझाव दिए गए ये फिलहाल सुझाव है, एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, ये सिर्फ सुझाव है, अभी इनको अमल में नहीं लाया गया है। ये सुझाव रखे गए हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या ये सही होगा, क्या गैप घटाना ठीक है। और एक सुझाव ये कि जो संक्रमित हो चुके हैं फिलहाल उनको रोका जा सकता है और एक खास एज ग्रुप को वैक्सीन लगाई जा सकती है। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। डॉक्टर संजीव बघेल, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक बार फिर से आप बताइए, क्या ये जो गैप घटाने की बात कही जा रही है, क्या आप इस सुझाव से सहमत हैं? जिनको 1 डोज लग चुकी है कोविशील्ड की, क्या वो रुक सकते हैं? कितना रुक सकते हैं? कितना गैप जरूरी है
दूसरी डोज के लिए। और दूसरी बात सर, मैं फिर वही समझना चाहूंगी आपसे, ये सुझाव है भले ही, लेकिन कई लोग जो संक्रमित हो चुके हैं, वैक्सीन नहीं ली है किसी भी वजह से हो वो, लेकिन क्या वो रुक सकते हैं? उनको अगर वो वैक्सीन नहीं लेते हैं तो क्या वो थर्ड वेव से भी फिलहाल बचे हुए हैं अगर आती है थर्ड वेव तो? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैक्सीन का जो प्रयोग है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशनल टूल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो भी हमारी जो पहली जो वैक्सीन एफिकेसी की जो स्टडीज जिस पर निर्भर थी, वो वाइल्ड स्ट्रेन जो ह्यूआन स्ट्रेन ओरिजिनल स्ट्रेन था या B117 था जो पहले कहते थे, अब अल्फा स्ट्रेन जो अब पहले कहते थे यूके या केंट स्ट्रेन, जो अब हम देख रहे हैं ये पूरा स्ट्रेन अलग है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस जो गैप है वैक्सीन का 12 से 8 हफ्ते कर देना चाहिए। पर जिन लोगों को कोविड हो चुका है वो सेफली 6 महीने तक वेट कर सकते हैं। हम हमारा पूरा डिस्कशन दारोमदार हम डिपेंड कर रहे हैं न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज पर मैं दोबारा कह रहा हूं कि जो मेजर आर्म आपकी इम्यूनिटी है वो टी सेल है, वो आप भी प्रोटेक्ट करेगी और लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी देगी। तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद 6 महीना वेट करना बिल्कुल सेफ है। जी डॉक्टर समीर भाटी, लेकिन अब पूरे डिस्कशन के बाद फिर ये भी एक सवाल खड़ा होगा और हो सकता है दर्शकों के मन में भी हो कि ये बार बार फैसले क्यों बदले जा रहे हैं सर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से नया वायरस था और वैक्सीनेशन भी अभी बहुत जल्दी से जिस तरह से इमरजेंसी अप्रूवल मिली है, तो जिस तरह से डेटा आता रहता है, डेटा आने के बाद ये पॉलिसीज अमेंड होती रहती है। तो जो भी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आए उनको उसी तरह से फॉलो करना है और उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली। और हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है सबका डिस्कशन करने का कि हर्ड इम्यूनिटी लेकर आना है। तो इस वजह से जो भी सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी बनती है, जो भी गाइडलाइंस आती है, उसको फॉलो करना है। डॉक्टर एहसन सिंह, जल्दी से, ये बार बार क्यों फैसले बदलने पड़ रहे हैं सर? नेचुरली वी लर्न बाय एक्सपीरियंस। जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो रहा है हम लोग अपना फैसला बदल रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है जी। लेकिन वो ये है कि हमारा अल्टीमेट एम है हर्ड इम्यूनिटी अचीव करना। हर्ड इम्यूनिटी तभी अचीव होगी जबकि सारे के सारे हमारे वो जितनी वो पब्लिक है उस सब में एंटीबॉडीज बन जाए। यही हमारा उद्देश्य है जी, ताकि किसी को संक्रमण न हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर समीर भाटी, डॉक्टर एहसन सिंह, डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा और डॉक्टर संजीव बगई, हेल्दी डिस्कशन के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।